बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के पाक नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से अज़ीज़ तलबा व तालिबात आपकी तालीम और तरबियत के हवाले से ये ऑनलाइन लेक्चर्स आप तक प्रोवाइड किए जा रहे हैं और मैं हूँ प्रोफेसर राजा वाजिद अली जो आपको स्टैटिस्टिक्स यानी शुमारियात पढ़ाता हूँ। आज स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे। फ़र्स्ट ईयर की क्लास है, चैप्टर नंबर 4 और लेक्चर नंबर 48। इस लेक्चर में हम लास्ट लेक्चर में जो क्वेश्चन हम कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 2 था, जिसमें उसने कहा था फाइंड सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज ऑफ द पार्ट। जो डेटा है वो क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट का लिया था, वो हमने कर लिया था। आज हम सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज यही क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, लेकिन इसमें हम पार्ट बी क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4.1 का पार्ट बी के तीनों पार्ट्स को सॉल्व करेंगे इंशाअल्लाह। हस्बे मामूल हम अपने लेक्चर का आगाज़ एक दुआ से करेंगे और वो दुआ है ज़िंदगी और मौत की। दुआ अपने रब से कुछ इस अंदाज से मांगेंगे, अल्लाहुम्मा उर्ज़ुक़नी, ए मेरे रब, ए मेरे परवरदिगार, मुझे अता कर अल हयात सआदतन, ए अल्लाह तो मुझे ज़िंदगी जो दे चुका है, मैं ज़िंदा हूँ और इस ज़िंदगी को सआदत वाली बना दे। अगर मैं सआदत वाली ज़िंदगी कहूँ कि ऐसी ज़िंदगी है जिसमें टेंशन और परेशानी का लफ्ज़ ना हो, तो ऐसी ज़िंदगी को हम सआदत वाली ज़िंदगी कहते हैं। सआदत वाली ज़िंदगी का मतलब होता है इताअत और फरमाबरदारी। ए अल्लाह तू हमें तौफ़ीक दे कि हम तेरी इताअत कर सकें, तेरी फरमाबरदारी कर सकें। ए अल्लाह तू हमें तौफ़ीक दे, तू हमारी हिम्मत बना, तू हमें इस काबिल बना कि हम तेरे हबीब, तेरे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमाबरदारी कर सकें, अपने वालिदैन और अपने उस्ताज़ा को खुश रख सकें, उनकी इताअत और फरमाबरदारी कर लें। ए अल्लाह अगर हम इन 4 हस्तियों की इताअत और फरमाबरदारी कर लें तो हम तो कामयाब हो जाएंगे, लेकिन हम कोशिश करते हैं इस काम की, लेकिन ये जो दुनिया में हम रह रहे हैं यहाँ हमसे नहीं हो पा रहा, हम बेबस हो गए हैं। ए अल्लाह तू हमारी मदद कर और हमें तौफ़ीक दे कि हमारी ज़िंदगी सआदत वाली बन जाए, हम इताअत और फरमाबरदार बन जाए। जब हम इताअत अपने रब की, अपने रसूल की, वालिदैन की और उस्ताज़ा की करेंगे तो हमारी ज़िंदगी से टेंशन, परेशानी का लफ्ज़ ख़त्म हो जाएगा। हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ रहेंगी, हम नेकियां ही नेकियां करेंगे, क्योंकि हम इताअत कर रहे होंगे अल्लाह की। जब अल्लाह की इताअत कर रहे होंगे तो कोई गुनाह नहीं हो रहा होगा, और जब गुनाह नहीं हो रहा होगा तो हमारी ज़िंदगी जो इस दुनिया की ज़िंदगी है वो भी जन्नत बन जाएगी। तो ए अल्लाह हम आपसे दुआ करते हैं कि हमें अता कर दे, अल्लाहुम्मा उर्ज़ुक़नी, ए मेरे रब हम सबको अता कर अल हयात सआदतन, ये जो नेकियों भरी ज़िंदगी जैसे जन्नत में हम गुजारेंगे ऐसी ज़िंदगी तो दुनिया में हमें अता कर दे।
सआदत वाली। अल्लाहुम्मा उर्ज़ुकनी अल हयात सआदतन वल मौत शहादतन। और ए हमारे रब, मौत क्योंकि बरहक है, मौत ने एक मुकर्ररा वक्त पर आना है, हमारे पास भी आएगी, और जब वो वक्त आए तो ए अल्लाह उस वक्त को बदल दे शहादत में। ए अल्लाह, जब हम पर मौत आए तो हम शहीद हो जाएं, और जब शहीद हो जाएं तो हमें कोई कहे कि ये मर गया है, ये मुर्दा है, तो ए अल्लाह आप उसे समझाएं कुरान पाक के ज़रिए कि इसको मुर्दा मत कहो, ये तो शहीद है, और शहीद को हमने ज़िंदगी अता की है, और उस ज़िंदगी का तुम्हें नहीं मालूम कि हमने उनको कैसी ज़िंदगी अता की। ऐ अल्लाह, हम आपसे ज़िंदगी और मौत ये दोनों आपके कब्ज़ा कुदरत में हैं। ऐ अल्लाह, हमारी ज़िंदगी को सआदत वाली बना दे और हमारी मौत को शहादत वाली बना दे। कि ऐ अल्लाह, जब तू जन्नत की सारी नेमतें देने के बाद शहीद से पूछेगा कि जो मैंने तुझसे वादे किए थे वो मैंने सारे पूरे कर दिए, तुझे सारी नेमतें अता कर दी जन्नत में, अब तू राज़ी है ना मुझसे? तो वो शहीद कहेगा कि ए अल्लाह, वो लम्हा जिस लम्हे में शहीद हुआ था, उस लम्हे जो लज़्ज़त मिली थी, वो लज़्ज़त तेरी इस जन्नत में नहीं। मैं तो चाहूँगा कि मुझे वापस ज़िंदा करके दुनिया में भेज और मैं फिर शहीद हूँ, फिर वो लज़्ज़त हासिल करूँ जो कि उस वक्त मुमकिन नहीं होगी। तो हमें चाहिए कि अपने रब से सुबह उठते साथ ये दुआ मांग लें, क्योंकि जैसे ही सुबह उठे तो हमें ज़िंदगी मिली, और जब हम सोने लगें तो सोने से पहले ये दुआ मांग लें, क्योंकि सोते हुए इंसान ऐसा ही होता है जैसे मर गया। इसलिए सुबह और शाम दोनों वक्त ये दुआ, यानी अगर मैं दूसरे अल्फाज में ये कहूँ कि सुबह फजर की नमाज में और इशा की नमाज में ये दुआ याद कर ले और पढ़ा करें, और अल्लाह ताला अपने ख़ज़ानों में से लाज़मी देगा। जो अपने रब से मांगता है उसको मिलता है। ये मेरा अकीदा है, ये मेरा यकीन है। आप अपने रब से अपनी ज़िंदगी सआदत वाली मांगेंगे, आपको आपका रब देगा। आप अपने रब से अपनी मौत शहादत वाली मांगते हैं तो वो भी आपको मिलेगी इंशाअल्लाह। हम बात करते हैं क्वेश्चन की, और क्वेश्चन है हमारे पास सेमी एवरेज, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज में हमारे पास एक क्वेश्चन है। जब भी सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज या इस तरह की कोई भी बात पूछी जाए तो उसमें हम क्या करते हैं, अरेंज द डेटा, अरेंज द डेटा, डेटा को अरेंज कर लें। जैसे ही आप अरेंज करेंगे, इस डेटा को आपने अरेंज किया, सबसे छोटी वैल्यू 3 है। 3 के बाद हम देखते हैं आई थिंक ये जो पार्ट है ये हमने कर लिया था, इसका सेकंड पार्ट करना था। हम यहाँ पे सेकंड पार्ट और सेकंड पार्ट की वैल्यूज़ लिखते हैं। सेकंड पार्ट की वैल्यूज़ हैं 19, 3, 8, 9, 7, 8, 10, 12, 18 एंड 21। अरेंज द डाटा। अब डाटा को अरेंज करें। आपके पास अरेंज करते हुए यहाँ पे भी 3 इज़ द स्मॉलेस्ट वैल्यू, इसके बाद है 7, 7 के बाद है 8, 8 आप देखेंगे 2 मरतबा लिखा हुआ है, इसके बाद है 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद 12, फिर 18, 19 और 21, 2, 4, 6, 8, 10 वैल्यूज़ हैं। यहाँ पे 2, 4, 6, 8 और 10 वैल्यूज़, पूरी वैल्यूज़ हो गई।
अब डेटा को जैसे ही अरेंज किया, तो अरेंज करने के बाद आपने मालूम करना है Q1। क्यों? क्योंकि सवाल है सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, और सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज कैसे मालूम करते हैं? हम यहाँ पे लिखते हैं सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, या फिर इसको कहते हैं क्वार्टाइल डेविएशन, और फार्मूला क्या होता है? Q3 माइनस Q1/2, ये फार्मूला है। इसके लिए आपको Q1 की ज़रूरत है, Q3 की ज़रूरत है। Q1 कैसे फाइंड करेंगे? हम यहाँ पे लिखेंगे Q1। Q1 का क्या फार्मूला है अगर आपको याद हो तो? डेटा आपके पास अनग्रुप डेटा है, तो Q1 का फार्मूला है द वैल्यू ऑफ n+1/2th टर्म इन अरेंज्ड डेटा। ये फार्मूला है। इस फार्मूले में आपने सॉल्व करते हुए क्वेश्चन में यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10, n कितना है आपके पास? यहाँ पे 10। n की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें। क्या लिखेंगे? द वैल्यू ऑफ 10+1/, ये 2 नहीं लिखेंगे, लास्ट टाइम भी हमसे गलती हो रही थी। यहाँ पे 4 क्वार्टाइल्स होता है तो 4 लिखते हैं। 10+1/4th टर्म इन अरेंज्ड डेटा। द वैल्यू ऑफ 10+1, 11/4th टर्म इन अरेंज्ड डेटा। यहाँ पे बात करते हैं द वैल्यू ऑफ 11/4 कितना होता है? 5.5th टर्म इन अरेंज्ड डेटा। 5.5th, जब यहाँ पे पॉइंट्स में वैल्यूज आ जाएं तो उसको कैसे लिखते हैं? पॉइंट से पहले क्या लिखा हुआ है? 5। हम लिखेंगे 5th टर्म या 5th वैल्यू प्लस पॉइंट के बाद उसको लिखेंगे 0.5 और आगे ब्रैकेट में यहाँ पे जो वैल्यू लिखी है 5, इसका नेक्स्ट यानी कि 6th वैल्यू और माइनस यही 5th वैल्यू ऑफ अरेंज डेटा। डेटा जो आपने अरेंज किया उसमें देखें 5वीं वैल्यू क्या है और 6ठी वैल्यू क्या है। 1, 2, 3, 4, ये है 5th वैल्यू और ये है 6th वैल्यू। हमें 5th और 6th की ज़रूरत है। हम लिखते हैं 5th वैल्यू, वो कितनी है? वो है 9 प्लस 0.5। ये है 6th वैल्यू, वो है 10 और माइनस 5th वैल्यू वो 9। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 9 प्लस 0.5 और 10 माइनस 9 1। 1 मल्टीप्लाई बाय 0.5 तो वो हमारे पास क्या होगा? 9 प्लस 0.5, तो आंसर आ जाएगा 9.5। तो Q1 हमारे पास क्या आया? हम यहाँ पे Q1 की वैल्यू लिखते हैं, वो 9.5 आ गई। और Q3 की वैल्यू भी हम यहाँ पे सॉल्व करके लिख लेते हैं। वो कैसे सॉल्व करेंगे? जब यहाँ पे Q3 होगा तो फार्मूले में क्या चेंजिंग होगी? फार्मूले में चेंजिंग सिर्फ ऊपर लिखेंगे हम क्या? 3 इंटू n+1/4। अब यहाँ पर ऊपर जो लिखा हुआ है ये ब्रैकेट में और 3 बाहर लिख लेते हैं। 10 + 1 कितना होता है? 11। 11 को 3 से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास यहाँ पे 33 आ गया।
33 को जब आप 4 पे डिवाइड करते हैं, 33/4 8.25, तो यहाँ पर आपके पास आ गया 8.25। फिर हमारे पास ये पॉइंट्स में आ गया, और जब पॉइंट्स में आता है तो हम इसके साथ क्या करते हैं, 8.25। अच्छा, एक फिर मिस्टेक हो गई, हम यहाँ पे Q1 ही लिखते हैं। अभी Q1 का फार्मूला n+1 है, 10 + 1 11। 11 को जब 4 पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ मैंने वही गलती की जो अमूमन हमारे बच्चे भी करते हैं, 2 पे ही डिवाइड कर दिया। यहाँ पे 11 है जनाब, 11 को मैंने 2 पे डिवाइड किया था तो मेरे पास क्या आया था, ये Q2 फाइंड हो गया था। हमें Q1 चाहिए, तो Q1 के लिए हम क्या करेंगे, 11 को 4 पे डिवाइड करेंगे। 11/4 इज इक्वल टू 2.75। अब जब यहाँ पे 2 है तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेकंड वैल्यू, और यहाँ पे भी हमने सेकंड लिखना था, और सेकंड के बाद यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, थर्ड वैल्यू। सेकंड वैल्यू क्या है, ये नहीं है जनाब, सेकंड वैल्यू ये है और थर्ड वैल्यू ये है। इसको हम ख़त्म कर देते हैं। सेकंड वैल्यू है जी 7 प्लस 0. अब यहाँ पे 0.75 और थर्ड वैल्यू क्या है, 8 - 1, तो यहाँ पे 7 प्लस 0.75 और 8 - 7, 8 - 7 1 आ गया, 7 प्लस 0.75, तो आंसर क्या आ गया, 7.75। तो यहाँ पे हमें Q1, ये असल में Q2 है, तो यहाँ पर 7.75 आ गया, 7.75। अब आप Q3 की बात करते हैं, यहाँ पे Q3 लिखेंगे। अब यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ पे भी 3 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, 33 को जब आप 4 पे डिवाइड करेंगे तो वो जवाब आएगा 8.25। यहाँ पर क्या जवाब आएगा, 8.25। अब 8.25 की वजह से यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 8th वैल्यू, क्या लिखा, 8th वैल्यू प्लस पॉइंट के बाद है 0.25, तो हम यहाँ पे 0.25 लिख लेते हैं 8th वैल्यू, और यहाँ पे लिखेंगे 9th वैल्यू से नेक्स्ट वैल्यू जो होती है, और यहाँ पे वापस 8th वैल्यू। अब हम इस फार्मूले में अपनी वैल्यूज़ देखकर पुट कर देंगे। मैं दोबारा समझा देता हूँ क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी पहले Q1 में थोड़ी सी गलती हो गई थी। Q3, द वैल्यू ऑफ 3 × n+1/4 टर्म इन अरेंज डेटा, द वैल्यू ऑफ, अब यहाँ पर 3 वैसे ही लिख लेंगे, n की जगह पे हम 10 लिखते हैं, 10 + 1/4, तो 10 + 1 11, 11/3 33, 33/4 टर्म इन अरेंज डेटा। 33 को 4 पे डिवाइड किया तो 8.25 टर्म इन अरेंज डेटा। जब पॉइंट्स में आता है तो जो पॉइंट से पहले होता है उसको लिखते हैं 8th वैल्यू प्लस पॉइंट में 0.25, और 8 के बाद क्योंकि इसको अराउंड करें तो 9th वैल्यू आ जाएगी, 9th - 8th, ये इसका पूरा प्रोसीजर है। अब इसमें वैल्यूज़ पुट करें, 8वीं वैल्यू, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये है जनाब हमारे पास 8वीं वैल्यू, और ये है 9वीं वैल्यू। 8वीं वैल्यू हमारे पास क्या है, 18 प्लस 0.25, और 9th वैल्यू हमारे पास है 19 माइनस 18। 19 में से 18 को पहले माइनस करेंगे 0.25, और 19 - 18 1 आ गया, 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0.25, और फाइनली हमारे पास 18.25 आंसर आ जाएगा। 18.25 ये हमारे पास है जनाब, 18.25
ये Q1 और Q3 की वैल्यू आ गई। इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर दें तो आपके पास सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज जो पूछा हुआ है, और इसको दूसरा तरीका क्वार्टाइल डेविएशन भी पूछ सकता है, ये दोनों एक ही बात है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 18.25 माइनस 7.75 और डिवाइडिंग बाय 2। जब आपने इन दोनों को आपस में माइनस किया तो वो आपके पास आ जाएगा 10.5, आपके पास आ गया 10.5 ओवर 2। 10.5 को जब आप 2 पे डिवाइड करेंगे तो 5.25, ये आपके पास आ गया सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। सवाल में क्या पूछा हुआ, फाइंड सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, तो सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज हमारे पास 5.25 आ गया। इसी तरह इसका तीसरा पार्ट है, उसमें भी आपसे यही बातें पूछी हुई हैं, सिर्फ वैल्यूज़ चेंज की हैं। तो क्योंकि वैल्यूज़ चेंज कर दी तो हमारे पास आंसर्स चेंज आएंगे। आंसर्स चेंज होने पर हमारी प्रैक्टिस होगी। उम्मीद तो मेरी लास्ट लेक्चर में ये की थी कि ये दोनों पार्ट आप ख़ुद कर लीजिएगा। अगर आपने ये दोनों पार्ट कर लिए हैं तो यहाँ पे मेरे लेक्चर के साथ, मेरे प्रोसीजर के साथ टैली करें। क्या आपने इस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए क्या आप इस आंसर्स तक पहुँचे या नहीं। इसी तरीके से इसका तीसरा पार्ट अब हम करने जा रहे हैं, और तीसरा पार्ट हमारे पास सवाल यही रहेगा कि सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज मालूम करें, और सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज में आपने फार्मूला कौन सा यूज़ करना है, ग्रुप डेटा का, अनग्रुप डेटा का। और अगर ग्रुप डेटा है तो ग्रुप डेटा में फिर आपको देखना है कि वो डिस्क्रीट वेरिएबल के साथ है या कंटिन्यूस वेरिएबल के साथ है। अगर डिस्क्रीट के साथ है तो फिर डिस्क्रीट का मेथड यूज़ करें, और अगर कंटिन्यूस है तो कंटिन्यूस के साथ। आपके पास जो वैल्यूज़ हैं वो क्या हैं, हम देखते हैं तीसरे पार्ट को। तीसरे पार्ट में हमारे पास वैल्यूज़ हैं 120, 118, 147, 118, 123, 121, 148, 142, 136, 141, ये हमारे पास हैं जनाब। अब हम देखते हैं कि सबसे पहले हम इनको अरेंज्ड करते हैं। अरेंज द डेटा। डेटा को आप अरेंज कैसे कर सकते हैं, इसमें सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू वो क्या है, 118, फिर इसके बाद 118, फिर इसके बाद 120, 121, 123, 123 के बाद ठीक लिख रहा था 118 दो मरतबा है, 147, फिर हम 118 के बाद अरेंज जब करते हैं तो वो 120, 121, 123, 136, 141, 142, 147, 148, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लो यहाँ पे भी 10 वैल्यूज़ है। n इज इक्वल टू 10, लेकिन वैल्यूज़ थोड़ी सी उन्होंने बढ़ा दी हैं। अब हम बात करते हैं Q1 मालूम करें, फिर Q3 मालूम करें, और फिर उनको आपस में माइनस करने के बाद डिवाइड कर लें। हमारे पास फार्मूला है Q1 का, वो क्या, Q1 इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ n प्लस 1 बाय 2th टर्म इन अरेंज्ड डेटा।
डाटा को अरेंज करने के बाद n+1 फिर वही गलती, यहाँ पे 2 नहीं लिखना, यहाँ 4 लिखना है। अब हम n तो हमारे पास 10 है, हम लिखते हैं Q1 द वैल्यू ऑफ 10+1 4th टर्म इन अरेंज्ड डाटा। ये लिखना ज़रूरी है, इसीलिए मैं लिख रहा हूँ, अगर ज़रूरी ना होता तो मैं भी ना लिखता। ठीक होगी बात। ये जो हमने सेंटेंस लिखना है, यहाँ पे लिखा द वैल्यू ऑफ 10+1 11/4 टर्म इन अरेंज्ड डाटा। 11/4 Q1 इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ 2.25। अगर हम इसको 11 को 4 पे डिवाइड करें तो 2.75 टर्म इन अरेंज्ड डाटा। जब पॉइंट्स में आता है तो मेरे बच्चों को मालूम है कि हम Q1 कैसे मालूम करते हैं। हम लिखेंगे सेकंड वैल्यू प्लस 0.75 और यहाँ लिखेंगे थर्ड वैल्यू और माइनस हम लिखेंगे सेकंड वैल्यू। अब हम देखते हैं सेकंड वैल्यू हमारे पास कहाँ पर है। सेकंड वैल्यू हमारे पास है 118 और नेक्स्ट वैल्यू है 120। हम देखें कि Q सेकंड वैल्यू है 1 और 2, 118 सेकंड वैल्यू प्लस 0.75 थर्ड वैल्यू क्या है आपके पास, वो है 120 माइनस 118। अब आप क्या करेंगे 118 प्लस 0.75 और यहाँ पर 120 में से 118 माइनस किए तो वो आपके पास आ जाएगा 2। 2 को जब आप पॉइंट्स आपके पास आ गया 2 को मल्टीप्लाई किसके साथ करना है 0.75 के साथ, तो वो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.5। तो फाइनली आप देखें कि 118 प्लस 1.5 तो आपके पास आंसर क्या आया 119.5 यानी कि 119.5। तो ये आपके पास Q1 की वैल्यू आई 119.5 और इसके साथ Q3 कैसे मालूम करेंगे। Q3 मालूम करने के लिए आपने एक काम करना है कि यहाँ पे आपने Q3 लिख लेना है। Q3 इज इक्वल टू यहाँ पे फार्मूले में जो चेंज होगा ना वो ये होगा कि हम पहले 3 लिख लेंगे और उसके बाद लिखेंगे n+1 उससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है जी, ये फार्मूला है। जैसे ही आपने इस फार्मूले को देखा तो यहाँ पे आपने वैल्यूज़ क्या लिखनी है। अब आपने लिखना है जनाब 3 पहले लिखना है और उसके बाद लिखना है 10+1। 10+1 क्या हुआ 10+1 इज इक्वल टू 11। 11 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास यहाँ पे आ गया 33। 33 को डिवाइड किया 4 पर। जैसे ही आप 33 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 8.25। 8.25 अब 8.25 ये फिर पॉइंट्स में आ गया तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 8वीं वैल्यू यानी 8th वैल्यू प्लस पॉइंट के बाद क्या है 0.25 और यहाँ पे कौन सी वैल्यू लिखेंगे क्योंकि यहाँ हमने 8th वैल्यू तो यहाँ पे लिखेंगे 9th वैल्यू माइनस 8th वैल्यू। अब हम अपने डेटा में जाके देखेंगे कि हमारे पास 8वीं वैल्यू कौन सी है जी। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 है, ये 8th और ये 9th। हमें ये दोनों वैल्यूज़ चाहिए। हमें चाहिए 8th वैल्यू, वो हमारे पास है 142 प्लस
1.25 और नाइन्थ वैल्यू हमारे पास है 147 और -142। अब सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और ब्रैकेट में हमने क्या लिखा हुआ है 147 माइनस 142। ऐसा ना कीजिएगा कि इसको पहले इसके साथ प्लस कर लें बाद में इसके साथ मल्टीप्लाई करें, ऐसा करने से हमारा काम ख़राब हो जाएगा। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। 147 माइनस 142 कितना आया, वो हमारे पास आ गया 5। 142 प्लस 0.25 और इनको माइनस करने से आंसर आ गया 5। अब आपने क्या करना है, 5 को मल्टीप्लाई किसके साथ पहले करना है, 0.25 के साथ। 5 को जब आप 0.25 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जवाब आ जाएगा 1.25 और 142 और प्लस ये रहा। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को ऐड अप, तो ये हमारे पास 143.25, तो यहाँ पर हमारे पास 143.25। ये Q1 और Q3 की जो वैल्यूज़ हैं ये हम सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज के फार्मूले में पुट करते हैं। कैसे करते हैं, यहाँ पे Q3 की वैल्यू 143.25 माइनस 119.5 मेरा ख्याल है, डिवाइडिंग बाय 2। (143.25 माइनस 119.5 क्या आता है 23.75। हम यहाँ पे लिखेंगे 23.75 डिवाइडिंग बाय 2। अब आप कैलकुलेटर से 23.75 को 2 पे डिवाइड करें तो 11.875 और ये आपका आंसर है। इस तरह आज हमने क्वेश्चन नंबर 2 का जो बी पार्ट था उसका फर्स्ट पार्ट हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं, उसका सेकंड और उसका थर्ड पार्ट ये आज हमने सॉल्व किया है। और जिन बच्चों ने ये सवाल कर लिया था वो यहाँ पे इसके प्रोसीजर के साथ और आंसर के साथ टैली करें। क्या आपने ये पूरा प्रोसीजर, ये पूरी सेंटेंस और इस प्रोसीजर के साथ किया, प्लस आपका आंसर ये आया, बहुत अच्छी बात है, आपका टैली हो गया है। और जिन बच्चों का आंसर गलत आया है या जिन्होंने अभी तक इन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं किया, ये उनके लिए मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया है ताकि उनके नोट्स में वो सारे सवाल आ जाएं जो आपने किए हुए हैं, कोई भी क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज से मिस ना हो। ठीक होगी बात। इसके साथ साथ हम इसके सी पार्ट की बात करते हैं। और सी पार्ट में क्या पूछा हुआ है, उसने कहा कि जो सी पार्ट का डेटा है वहाँ से सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज मालूम करें। अब इसके बी पार्ट के बाद, बी पार्ट के हमारे पास 3 सवाल थे और वो तीनों सवाल हमने कर लिए हैं। और अब हम इसको सी पार्ट की जानिब चलते हैं। और सी पार्ट में क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, यही पूछा हुआ है, फाइंड द सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज ऑफ द, ये इसका सी पार्ट है, ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ डेटा नहीं लिखा होगा, ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन लिखा हुआ है। और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आपके पास जो क्लासेस और फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं, क्लासेस और फ्रीक्वेंसी। क्लासेस आपके पास 70 to 74, 75 से 79, 80 to 84, 85 to 89, 89 ठीक है जी, 89 के बाद 90 to 94, ये क्लासेस हैं। फ्रीक्वेंसीज क्या दी हुई हैं, 2, 5, 12, 2, 5, 12, 18 और 7। अब ये ग्रुप डेटा है, ग्रुप डेटा में कंटिन्यूस है या डिस्क्रीट। जब ये ग्रुप की शेप में दिया हो, इस तरह ग्रुपिंग की हो, तो इट इज़ अ कंटिन्यूस वेरिएबल।
अब आपको दो चीज़ों की ज़रूरत है। कौन सी दो चीज़ें? किसी बच्चे को मालूम है क्लास बाउंड्रीज और कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये दोनों चीज़ें मालूम करनी है आपने। और मालूम कैसे करते हैं? क्लास बाउंड्रीज, इन दोनों का इंटरवल 1 का है, आपको नज़र आ रहा है। 89 और 90, 84 और 85, 79 और 80, इंटरवल 1 का, उसको 2 पे डिवाइड किया 0.5। इन सब में से 0.5 माइनस कर दें और इन सब में 0.5 ऐड कर लें तो क्या होगा? क्लास बाउंड्रीज बन जाएंगी। यहाँ पे क्या लिखेंगे? 69.5, 74.5, इधर क्या होगा? 74.5, 79.5, यहाँ पर क्या होगा? 79.5 और 84.5, 84.5 और 89.5, 89.5 और 94.5। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज कैसे बनाएंगे? कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज 2 वैसे का वैसे लिखेंगे, 5 में ऐड कर लेंगे 6 और ये 7 हो गया, 7, 8 और यहाँ पे 19 हो जाएगा। 19 के बाद क्या करेंगे? 8 और 8 16 और 1 17, 7, 1 इधर आ गया तो 37 हो गया। और ये 7 और 7 14, 4 1 हासिल, यहाँ 44 44 और फ्रीक्वेंसी का टोटल भी 44 होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी का टोटल भी 44 और कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट वैल्यू भी 44। इज इट क्लियर? अब हम आगे चलते हैं, Q1 का फार्मूला लिखते हैं। Q1 का क्या फार्मूला है? Q1 इज इक्वल टू L प्लस H/F N/2 और माइनस C, ये फार्मूला है। इस फार्मूले में वैल्यूज पुट कैसे की जाती हैं? सबसे पहले किसको सॉल्व करते हैं? क्या आप लोग भूल चुके हैं? ये चैप्टर 3 का क्वेश्चन अगर चैप्टर 4 में आ जाए तो क्या हम ये भूल जाएंगे कि हम मीडियन कैसे मालूम करते थे? यहाँ पे Q1 और Q1 मालूम करते हुए यहाँ वही गलती, क्योंकि L प्लस H/F N/2 लिखते हैं, हम 4 नहीं लिखते। ये Q1 है। Q1 के लिए हमें सबसे पहले N/4 को सॉल्व करना है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ N? एक और गलती, N यहाँ से काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5, N इज इक्वल टू 5। नहीं, N 5 नहीं होगा। N क्या होगा? कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट वैल्यू या फ्रीक्वेंसी का टोटल, वो N कहलाता है। N हमारे पास क्या है? N इज इक्वल टू 44। तो हम यहाँ 44 को 4 पे डिवाइड करते हैं तो आ जाएगा 11। आपके पास जब 11 आया तो ये 11 डिसाइड करेगा कि ये कहाँ पर लाई करता है। कहाँ पे लाई कर रहा है 11? 2 में क्या 11 मौजूद है? बिल्कुल नहीं। 7 में 11 नहीं होता, 19 में होता है। लिहाजा ये ग्रुप हमारे पास जो है, ये हमारे पास Q1 ग्रुप है। अब इस ग्रुप से हमने चीज़ें मालूम करनी है। ग्रुप से हमने चीज़ें क्या मालूम करेंगे? L, लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द Q1 ग्रुप, वो है 79, 79.5। L के बाद H, इन दोनों का डिफरेंस वो हमारे पास है 5। फ्रीक्वेंसी Q1 ग्रुप में फ्रीक्वेंसी की वैल्यू वो हमारे पास है 12। तो इसके साथ साथ हमारे पास C, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीवियस, और वो है 7। ठीक है जनाब। अब हम क्या करेंगे? ये सारी वैल्यूज फार्मूले में पुट कर देते हैं। फार्मूला है हमारे पास यहाँ पे Q1, L क्या है जनाब? L क्या वैल्यू है? 79.5 प्लस H 5, फ्रीक्वेंसी 12, यहाँ पे N/4, ये हमारे पास 44 माइनस C। अब यहाँ पे 79.5 प्लस 5/12 और 44, सॉरी यहाँ C की जगह पे 7, प्रीवियस वैल्यू ऑफ कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब 7 को हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे 11 से, तो आंसर आएगा 4। हमारे पास आ गया 4। 4 5 कितना होता है? 20/12। अब 20 को 12 पे डिवाइड कर दें,
79.5 प्लस 20 डिवाइडिंग बाय 12 1.66 है, 1.667 और इसको जब आप ऐड करते हैं 79.5 पर तो 81.167, तो हमारे पास 81.167 आ गया। तो हमारे पास यहाँ पे Q की क्या कीमत आई? 81.167, ये Q1 आ गया। इसी तरह आपने मालूम करना है Q3। Q3 मालूम करने के लिए क्या करेंगे आप? यहाँ पे Q3 लिखेंगे, यहाँ पे 3n/4 लिख देंगे बस। जब आप 3n/4 लिखते हैं तो अभी हमने ये Q1 मालूम कर लिया है, तो इसलिए मैं इसको अब रेज करता हूँ Q1 के बाद हमने मालूम करना है Q3, और Q3 की वैल्यूज़ और ग्रुप मालूम करने के लिए हमने सबसे पहले किसको देखना है? 3n/4। 3n/4 को देखना है जनाब। यहाँ पर हम लिखेंगे क्या? 3n/4। अब हमारे पास n तो 44 है, तो 3n/4, तो यहाँ पर 3 इंटू 44/4, लिहाजा क्या आंसर आया? 3n/4 का 44, क्योंकि वो तो 4 पे डिवाइड करने से 11 आया हुआ था, 11 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये 33 आ गया। अब 33 कहाँ पे लाई करता है? 33 2 में नहीं, 7 में नहीं, 9 में नहीं, 37 में लाई कर रहा है। तो ये ग्रुप हमारे पास कौन सा ग्रुप है? Q3 ग्रुप। Q3 ग्रुप में हमने मालूम करना है वैल्यूज़ किसकी? L, H, F और C की। L इज़ द लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द Q3 ग्रुप, वो हमारे पास है 84.5, हाइट 5, फ्रीक्वेंसी 18 और कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 19। अब आपने क्या करना है कि मैंने ये सारी वैल्यूज़ निकाल दी हैं, ये वैल्यूज़ यहाँ पुट करें, Q3 की वैल्यू मालूम करें। Q3 की वैल्यू आपके पास 88 इसकी वैल्यू आपके पास 88.389 आ जाएगी। फिर ये वैल्यू सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज में मालूम करें, माइनस करें, डिवाइड करें और जवाब आ जाएगा 3.611, इसका फाइनल आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर में तमाम की तमाम बातें आपको समझ आई होंगी। आज के लेक्चर का इख्तिताम इस दुआ के साथ कि अज़ीज़ तुलबा व तालिबात सदा सलामत रहें, खुश रहें और सेहत वाली ज़िंदगी अल्लाह पाक आपको अता करे। आमीन।